साथियों, पिछले लेक्चर में अपन ने क्रय प्रतिफल की गणना और उसका भुगतान कैसे होता है उदाहरण सहित विस्तार से समझा था। आज अपन एकीकरण में लेखांकन की विधियों मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर एमलंगेशन डिस्कस करेंगे। लेखा मानक 14 के अनुसार एकीकरण के अंतर्गत लेखा करने की दो विधियां हैं। पहली विधि का नाम है हितों का समूहीकरण, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। हितों का समूहीकरण पद्धति, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। दूसरी विधि क्रय पद्धति, परचेज मेथड। अब पहले लेते हैं हितों का समूहीकरण पद्धति। लेखांकन की इस विधि में विलय की प्रकृति में होने वाले एकीकरण की तरह लेखांकन होता है, मतलब मर्जर की नेचर में जैसा लेखांकन होता है वैसा लेखांकन होता है। इस पद्धति में लेखांकन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वे बातें कौन कौन सी है? 4 बातें हैं। नंबर 1, हस्तांतरक कंपनी मतलब ट्रांसफरर कंपनी, सेलर कंपनी कह दो। तो हस्तांतरक कंपनी की संपत्तियां, दायित्व, संचित लाभ, ये सारे मतलब एसेट्स, लाइब्रेरीज, रिटेन प्रॉफिट, ये सब हस्तांतरी कंपनी की संपत्तियां, दायित्व और संचित लाभों को जोड़कर दिखाते हैं। मतलब हस्तांतरक जो ट्रांसफरर कंपनी है उसकी संपत्तियां, दायित्व और रिटेन प्रॉफिट्स, और ट्रांसफरी कंपनी की संपत्तियां, दायित्व और रिटेन प्रॉफिट्स, चाहे वो कैपिटल नेचर के हों चाहे आगमगत, दोनों को जोड़कर दिखाया जाता है। नंबर 2, यदि कुछ मदों के प्रदर्शन के संबंध में हस्तांतरक और हस्तांतरी कंपनी मतलब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी की भिन्न भिन्न लेखा नीतियां अपनाई हुई हो, मतलब इनकी अकाउंटिंग पॉलिसी दोनों की अलग अलग हो, तो उनमें एक रूपता लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए पुस्तकों में समायोजन करके दिखाना चाहिए। तो पुस्तकों में समायोजन किया जा सकता है। मतलब यदि अकाउंटिंग पॉलिसी दोनों की अलग अलग हो तो यूनिफॉर्मिटी के लिए बुक्स में एडजस्टमेंट करके दिखाया जा सकता है। आगे तीसरा पॉइंट है, हस्तांतरित कंपनी द्वारा मतलब ट्रांसफरी कंपनी, क्रेता कंपनी द्वारा क्रय प्रतिफल के रूप में जो शेयर, डिवेंचर, कैश या अन्य संपत्ति दी जाती है जिसका मूल्य उनकी टोटल ट्रांसफरर कंपनी मतलब हस्तांतरक कंपनी की चुकता अंश पूंजी से अधिक है, मतलब जो अपने को अपना बिजनेस बेच रही है उसकी जो पेड अप कैपिटल है उससे अधिक पीसी का भुगतान हो रहा है, तो अंतर की राशि जो एक्सेस अमाउंट पे हो रहा है उसको हस्तांतरी कंपनी की मतलब ट्रांसफरी कंपनी की सामान्य संचिति जनरल रिजर्व में समायोजित किया जाएगा। एक्सेस अमाउंट कहाँ समायोजित होगा? जनरल रिजर्व में। और यदि जनरल रिजर्व नहीं है तो लाभ हानि खाते में समायोजित किया जाएगा। आगे हस्तांतरी कंपनी द्वारा, लास्ट पॉइंट, हस्तांतरी कंपनी द्वारा वहन किए गए हस्तांतरक कंपनी के समापन संबंधी खर्चों को, मतलब बायर कंपनी है वो यदि सेलर कंपनी के कोई समापन से संबंधित, लिक्विडेशन से संबंधित खर्चे बियर करती है तो हस्तांतरित कंपनी के लाभ हानि खाते या सामान्य संचित खाते में इसे डेबिट किया जाएगा। अर्थात ट्रांसफरी कंपनी द्वारा जो ट्रांसफरर कंपनी के समापन से संबंधित खर्चे वहन किए गए हैं उन्हें ट्रांसफरी कंपनी
के P&L अकाउंट या जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ये 4 महत्वपूर्ण बातें हुई मर्जर मेथड की। अब और एक चीज ध्यान देनी है कि विलय की प्रकृति के एकीकरण में उत्पन्न हुई संचय की विवेचना, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व अराइजिंग ऑन एमलगेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। विलय की प्रकृति के एकीकरण में उत्पन्न हुए संचय का विवेचन। तो लेखा मानक 14 के पैरा 35 के प्रावधान के अनुसार क्रय प्रतिफल तथा हस्तांतरक कंपनी की अंश पूंजी में अंतर है तो वो संचय में समायोजित किया जाना चाहिए। मतलब पीसी ज्यादा है और हस्तांतरक ट्रांसफर कंपनी की अंश पूंजी कम है तो डिफरेंस संचय में एडजस्ट कीजिएगा। दूसरा है भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शदात्री समिति की राय में हस्तांतरक कंपनी की अंश पूंजी तथा एकीकरण पर हस्तांतरित कंपनी द्वारा निर्गमित अंश पूंजी के अंतर को लेखा मानक 14 के पैरा 35 के अनुसार पूंजी संचय कैपिटल रिजर्व माना जाएगा। क्लियर हो गया? और एकीकरण पर उत्पन्न हुआ ये संचय अंशधारियों में लाभांश मतलब डिविडेंड या अधिलाभांश बोनस शेयर के वितरण के लिए उपलब्ध नहीं होगा। लेखा शास्त्र के विद्वानों की राय है कि यदि हस्तांतरक कंपनी की अंश पूंजी क्रय प्रतिफल से अधिक हो तो उसे मतलब कम है तो भी पूंजी संचय में, अधिक है तो भी उसे पूंजी संचय माना जाएगा। मतलब ट्रांसफर कंपनी की अंश पूंजी क्रय प्रतिफल से अधिक है, अंश पूंजी ज्यादा है, परचेज कंसिडर कम है, तो डिफरेंस क्या हुआ? पूंजी संचय। और जिसका प्रयोग लाभांश वितरण या अधिलाभ अंश के वितरण में नहीं होगा। परंतु यदि क्रय प्रतिफल ज्यादा हो और हस्तांतरक कंपनी की अंश पूंजी कम हो तो अंतर की राशि पूंजी हानि होती है, कैपिटल लॉस मानते हैं उसको, और उसे सबसे पहले पूंजी संचय में समायोजित किया जाएगा। और पूंजी संचय पर्याप्त नहीं है तो सामान्य संचय में समायोजित किया जाएगा। अब आगे यदि आगम संचय या सामान्य संचय भी अपर्याप्त हो तो लाभ हानि खाते में नाम करते हुए आवश्यक राशि आगम संचय में हस्तांतरित करेंगे, मतलब P&L से रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। और इससे लाभ हानि खाते का नाम शेष आ जाए तो उसे हस्तांतरित कंपनी के चिट्ठे में दिखाएंगे। उसके कारण कोई लाभ हानि खाते का डेबिट बैलेंस आ जाए तो भी ट्रांसफर कंपनी के बैलेंस शीट में वो दिखाया जाएगा। अब इसको अपन एक उदाहरण के साथ डिस्कस करते हैं। अब एक उदाहरण से अपन इसको समझते हैं कि बैलेंस शीट कैसे आगे ले जाए जाएंगे। उदाहरण नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए कि राम लिमिटेड ने रावण लिमिटेड की सभी संपत्तियां तथा दायित्व ग्रहण कर लिए तथा क्रय प्रतिफल का भुगतान 10 रुपये वाले समता अंशों में किया गया। कोई भी अभाज्य राशि हो तो उसे रोकड़ में चुकाई गई। प्रत्येक परिस्थिति में राम लिमिटेड के संचय और आदि के शीर्षक में दिखाई जाने वाली मदों के शेष बताइए यदि एकीकरण विलय की प्रकृति का हो। इसमें क्या है कि 4 परिस्थितियां दी हुई है, A, B, C और D। चारों ही परिस्थितियों में
अपन कोशिश करते हैं कि भाई रिजर्व्स कैसे ज्ञात होते हैं, उनके बैलेंस कैसे ज्ञात होते हैं। जैसा कि अपन ने थ्योरी में पढ़ा कि जो ट्रांसफरर कंपनी है उसकी जितनी पूंजी है उससे अधिक यदि भुगतान किया जाता है, पेड अप कैपिटल से अधिक भुगतान किया जाता है, तो वो सबसे पहले कैपिटल रिजर्व में समायोजित होता है। उसमें भी कैपिटल रिजर्व पहले ट्रांसफरर कंपनी का हो तो उसमें, नहीं तो ट्रांसफरी कंपनी वाले में, दोनों में ही नहीं हो तो फिर जनरल रिजर्व से, वो भी पहले ट्रांसफरर कंपनी का फिर ट्रांसफरी कंपनी का। उसमें भी पूरा नहीं एडजस्टमेंट होता हो तो फिर पी एंड एल से, वही पहले ट्रांसफरर कंपनी का फिर ट्रांसफरी कंपनी का। और पी एंड एल से भी नहीं हो रहा है तो पी एंड एल का डेबिट बैलेंस बना देंगे ट्रांसफरी कंपनी का, उसको बैलेंस शीट में दिखा देंगे पर इनको राइट ऑफ करेंगे। परंतु सीआरआर या सिक्योरिटी प्रीमियम या स्टैट्यूटरी रिजर्व्स कोई काम में नहीं लेते हैं, इसके लिए उनको तो जोड़ के ही दिखाया जाता है। अब इसमें देखिए सबसे पहले शेयर कैपिटल दी हुई है रावण लिमिटेड की ए परिस्थिति में 15 लाख, बी में 12 लाख, सी में 10 लाख और डी में 7.5 लाख आपकी स्क्रीन पे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इस कैलकुलेशन में बीच में नहीं आएगा, जुड़ के आगे राम और रावण के कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जुड़ जाएंगे और दिखा देंगे। फिर आया कैपिटल रिजर्व रावण का 50,000 रुपये, 10,000 डैश डैश। उसके बाद आया सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ रावण, तो वो भी कहीं काम नहीं आएगा, जोड़ के दिखाएंगे दोनों के सिक्योरिटी प्रीमियम को। स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ रावण वो भी काम नहीं आएगा, जोड़ के दिखाएंगे। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 2,40,000 डैश डैश और पी एंड एल अकाउंट दिया हुआ है 1,80,000, 1,70,000, 1 लाख और 50,000। ये काम की चीजें हमारे हुई कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, पी एंड एल। उसके बाद पीसी डिस्चार्ज बाय राम दिया है, शेयर कैपिटल 1650, 1650 सभी परिस्थितियों में, फ्रैक्शनल अमाउंट 35,000 कैश में पे किया। उसके बाद दिया हुआ है कैपिटल रिजर्व कितना है राम का, जनरल रिजर्व कितना है, स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना है, पी एंड एल कितना है। परंतु रावण वाले भी केवल इसमें कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व और पी एंड एल अकाउंट का ध्यान रखेंगे सीक्वेंस में। अब अपन एक टेबल बनाते हैं जिसमें सबसे पहले जो परिस्थितियां हैं वो लिख देते हैं ए बी सी और डी। उसके बाद हर परिस्थिति में पीसी 16,85,000 ये वो लिख देते हैं। फिर रावण की कैपिटल पहली परिस्थिति में 15 लाख है, दूसरी में 12 लाख है, तीसरी में 10 लाख है, चौथी परिस्थिति में 7,50,000 ये लिख देते। उसके बाद एडजस्टमेंट की बात आती है कि एडजस्टमेंट इन रिटेन प्रॉफिट्स में, तो एडजस्टमेंट के पहले आप डिफरेंस निकालिए कि कैपिटल का और पीसी का डिफरेंस कितना है। पहली परिस्थिति में 1,85,000 का डिफरेंस है, दूसरी परिस्थिति में 4,85,000 का है, तीसरी परिस्थिति में 6,85,000 का है, चौथी परिस्थिति में 9,85,000 का है। ये पहला काम यहाँ पूरा हो गया है। अपन ने कितना ज़्यादा पे किया, पहली परिस्थिति में 1,85,000 अधिक पे किए, दूसरी परिस्थिति में 4,85,000 ज़्यादा पे किए, तीसरी परिस्थिति में 6,85,000 ज़्यादा पे किए और चौथी परिस्थिति में 9,35,000। ये अपन ने ज़्यादा चुकाए हैं पेड अप कैपिटल की तुलना में। अब एडजस्टमेंट के कॉलम वही है, एडजस्टमेंट इन रिटेन प्रॉफिट्स ऑफ रावंस लिमिटेड एंड राम लिमिटेड। तो मैंने आपको कहा था 3 ही जगह एडजस्टमेंट होगा, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व और पी एंड एल, तो 3 ही कॉलम बना दिए अपन ने। और चौथा रिमार्क का भाई ये रिजर्व या पी एंड एल किसके काम में ले रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद अगला है बैलेंस ऑन इन राम्स बैलेंस शीट, ये बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए परिस्थिति में अपन ने 1,85,000 ज्यादा दिए, तो
आप शुरुआत में टेबल की तीसरी लाइन देखिए कि आपको दिया है कैपिटल रिजर्व ऑफ रावण 50,000 पहली परिस्थिति में। तो सबसे पहले इसको काम में लेंगे 50,000। अब देखिए कि राम के यहाँ कैपिटल रिजर्व है कि नहीं। राम के यहाँ कैपिटल रिजर्व दिख रहा है अपन को 2 लाख। 2 लाख में से आपके जितना कम पड़ रहा है वो काम में ले लीजिए। तो आपके कम पड़ रहा है 1,35,000, क्यों 1,85 का डिफरेंस है। 50 तो इधर आपके रावण में था, तो कम कितना पड़ा 1,35। 1,85 में से 50 घटाए 1,35 यहाँ लिख दीजिए। और जीआर और पीएनएल में डैश करके 50,000 किसका काम में लिया, रिमार्क में लिख दिया अपन ने रावण का काम में लिया, 1,35 राम का काम में लिया। तो राम के थे कैपिटल रिजर्व में 2 लाख, 1,35 काम आ गए, पीछे कितने बचे 65,000। वो सामने अगला जो कॉलम हमारा बना हुआ है बैलेंस शोन इन राम्स बैलेंस शीट में, सीआर कैपिटल रिजर्व 65,000 आपके आ गए। दूसरे कॉलम बाद में से ये 65,000 कैसे आए, 2 लाख जो था उसमें से 1,35 काम आ गए, बचे हुए 65 अपन ने लिख दी। क्यों, ऊपर क्लियर लिखा राम की बैलेंस शीट में, तो ये राम वाला बैलेंस है। यहाँ दोनों के जुड़ के आते हैं ये बैलेंस। अब दूसरी परिस्थिति लेते हैं, देखो 4,85,000 का डिफरेंस है और दूसरी परिस्थिति में कैपिटल रिजर्व राउंड की बैलेंस शीट में है 10,000, तीसरी चौथी में तो है ही नहीं। तो 10,000 अपन ने सबसे पहले लिख दिया। और अब आपके कम पड़ रहा है इसमें 3,85,000। 4,85 में से 10 गए 3,85। जब देखा अगर राम के यहाँ कैपिटल रिजर्व आपके दिया हुआ है 2 लाख, कैपिटल रिजर्व दूसरी परिस्थिति में राम के यहाँ 2 लाख, 2 लाख लिख दीजिए नीचे। तो ऊपर वाला फिगर है रावण लिमिटेड का जो काम में लिया उसका, और नीचे वाला है राम का। अब देखिए 2,10,000 यूज हुए, अब पीछे बच गए 2,75,000, अभी भी कम पड़ रहे। तो कैपिटल रिजर्व तो काम खत्म हो गया भाई, नहीं बैलेंस। तो अगला रिजर्व आएगा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में भी सबसे पहले देखेंगे कि रावण लिमिटेड के जनरल रिजर्व कितने हैं। तो देखिए रावण में जनरल रिजर्व में दिया हुआ है 40,000। आपके 2,75,000 कम पड़ रहे हैं, 40,000 यहाँ भी लिख दिया अपन ने। तो 10,000 40,000 दोनों किसके हैं, रावण के। तो ऊपर रिमार्क में रावण लिखा हुआ है। अब कम पड़ रहे हैं 2,35, तो 2,35 आप राम से लीजिए। तो राम के जनरल रिजर्व में देखिए कितने हैं, खूब है 4 लाख रुपए। 4 लाख में से 2,35 यहाँ लिख दीजिए। तो 4 लाख में से 2,35 गए, पीछे बच गए 1,65। ये 1,65 बी परिस्थिति में सीआर तो कुछ बचा ही नहीं राम का, ये 1,65 बच गए। तो ये 1,65 आ गए यहाँ पे। अब आगे चलते हैं तीसरी परिस्थिति, बाकी कॉलम बाद में समझाऊंगा, ये जो आ रहे हैं वो समझा रहा हूँ। तीसरी परिस्थिति में आपका डिफरेंस है 6,85,000 और तीसरी परिस्थिति में कैपिटल रिजर्व रावण का है ही नहीं, जनरल रिजर्व रावण का है ही नहीं, केवल आपके पी हैंडल है इसका। तो आगे देखेंगे, पहले किसको काम में लेंगे, कैपिटल रिजर्व को, पहले रावण का फिर राम का। तो रावण में कुछ नहीं है, रावण में है 2 लाख, नहीं सॉरी रावण में कुछ नहीं है, राम में है 2 लाख। तो राम का कैपिटल रिजर्व 2 लाख है, वो यूज कर लिया। जनरल रिजर्व देखिए रावण में कुछ नहीं है, तीसरी परिस्थिति में डैश है, इसमें है 4 लाख, ये 4 लाख यूज कर लिया। तो ये 4 और 2 6 लाख यूज हो गए, 6,85 चाहिए हमको। अब 85,000 कम पड़ रहे हैं, तो तीसरा कॉलम पी एंडल का है। अब देखिए रावण में पी एंडल में कितने हैं, रावण में पी एंडल में है 1 लाख रुपए, हमारे कम पड़ रहे हैं 85,000। तो रावण वाले पी एंडल में लिख देंगे 85, ऊपर साइड में रिमार्क में रावण लिख दिया, ये राम के यूज है राम लिख दिया। पीछे कितने बच्चे 15,000,
परंतु पीएनएल में देखो राम में 2 लाख पड़े हैं, तो पीएनएल का फाइनल फिगर 2,15,000 आपके आ गया है। क्यों? सीआर में और जीआर में कुछ नहीं बचा, पीएनएल में बचा, वो अपन ने लिख दिया। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। चौथी परिस्थिति, एक्सेस आ रहा है 9,35,000। रावण में अभी कैपिटल रिजर्व नहीं है, क्रैश कर दिया। राम में है 2 लाख, ले लिया। जनरल रिजर्व रावण में नहीं है, डैश कर दिया। राम में है 4 लाख, ले लिया। तो 9,35 में से 2 और 4 6 गए, तो अभी भी आपके कम पड़ रहे हैं। तो अब पीएनएल लीजिए। तो रावण के पीएनएल में है 50,000। 50,000 रावण के पीएनएल के ले लिए। उसके बाद बच गए आपके 9,35 कम पड़ रहे हैं। 9,35 में से 2 ये गए, 4 ये गए, 6 हो गए। 6 50 हो गए। 6 50 अब आपके कम पड़ गए हैं 2,85,000, क्योंकि 9,35 आपके होने चाहिए। तो 2,85,000 यहाँ से लिए जाएंगे। यहाँ 3,25 गलत छप गया है, 2,85 ही होना चाहिए, क्योंकि टोटल 9,35 है। 4 2 6 50, 2,85 9,35 हो जाएंगे। तो यहाँ 3,25 की बजाय 2,85 होंगे। 2,85,000 आपको यहाँ लिखना है। और चूंकि पीएनएल अकाउंट में 2,25 ही है, तो यहाँ नेगेटिव बैलेंस 1 लाख लिखा है, वहाँ आ जाएगा 60,000। क्यों? 2,25 तो इसमें है और 60,000 आप शो करोगे वहाँ बैलेंस शीट में, ये 60,000 करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन हुई। अब देखिए, बैलेंस शोन इन राम्स बैलेंस शीट में सीआर आपके समझ में आ गया। 65,000 अपन ने निकाला था, जो बच गया था अपने राम का। उसके बाद जनरल रिजर्व आपके राम का था 4 लाख, और पीएनएल राम का है 1 लाख। इसी तरह से दूसरी परिस्थिति में जनरल रिजर्व आपको बता दिया था, और राम का पीएनएल है आपका, कहाँ गया भाई, 2 लाख, और 1 लाख है रावण का। टोटल आ गया 3 लाख। इसी तरह से 2,15,000 रुपये पीएनएल अभी आपको बता दिया था कैसे आया है, और ये 60। इस तरह से ये कैलकुलेशन आपकी आई है। इसको एक बार घर पे वापस समझना, तकलीफ आए वापस पूछ लें।